दोस्तों, इश्क, मोहब्बत और प्यार, इसकी न कोई जात होती है, न कोई बात होती है, न कोई उम्र होती है, न कोई ऊंच होता है, न कोई नीच होता है, न गरीबी होती है और न कोई अमीरी होती है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके लाइक सब्सक्राइब से ही हमें ताकत मिलती है। आज दोस्तों, आज की कहानी जो है इसी प्यार मोहब्बत की कहानी है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश में एक मोहब्बत की नगरी है जिसे ताज नगरी भी कहते हैं। उसका नाम है आगरा। आगरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता है, उसका नाम है लाल कुआं। लाल कुआं में लालजी तिवारी नाम के एक शख्स रहा करते हैं। उनके 3 भट्टों का व्यवसाय है। जैसा 3 भट्टे हैं तो जैसा बड़ा व्यवसाय है तो उसके लिए लेबर की भी जरूरत पड़ती है। तो लेबर जो है ज्यादातर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अन्य प्रांतों से ही आती है। इनके भी यहां भी अन्य प्रांतों से लेबर आई हुई है। एक दिन उनका पुत्र, जिसका नाम सूरज तिवारी है, सूरज तिवारी अपने भट्टों की देखभाल के लिए भट्टे पर एक पर जाता है। वहां पर एक बलाक्षी खूबसूरत लड़की उसको दिखाई देती है। वो सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मजदूर तो हो नहीं सकती और कोई दूसरे यहां से आ भी नहीं सकती है। उसके दिमाग में थोड़ा उथल पुथल हो जाती है। अब उसको उसकी पहचान करने के लिए वो इधर उधर लोगों से, जो और भट्टे पे लेबर है, उससे पूछताछ करता है। उससे पता चलता है कि वो कोई और नहीं है, वो आपके भट्टे पे काम करने वाली ही रेखा है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। उसको देखते ही सूरज दिल दे बैठता है। अब जो है सूरज उसके पास जाता है। पास जाकर के इसी भट्टे के संबंध में वो अपना बातचीत करता है। थोड़ी बातचीत होने के बाद वो चला आता है। अब उसके दिल में जो है, रात को भी है, उसके प्रति जो है प्यार जो हो गया था, उसको वो रात को सो नहीं पाता है। कहते हैं हर नशा चढ़ के उतरा है, लेकिन इश्क ही एक ऐसा नशा है जो चढ़ के उतरता नहीं है। ये हाल उसका होता है। दूसरे दिन वो इंतजार करता रहता है कि कब सवेरा हो। दूसरे दिन वो है फिर वहीं जाता है, फिर लड़की से बात करता है, बात का सिलसिला जारी रखता है। तो लड़की भी होशियार है, पढ़ी लिखी है। वो भी जान जाती है कि इसके जो दिल में है, हमारे लिए कुछ जगह बन गई है। जो तिवारी जी होते हैं, लालजी तिवारी, वो उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी हुआ करते हैं। उनकी बेटी औरैया में रहा करती है और रह रही है। दूसरा उनका बेटा जो है, जो सूरज है, वो आगरा यूनिवर्सिटी से, नई लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीटेक की परीक्षा कंप्लीट करके घर आया हुआ है। तो वो अपने पिता का हाथ बटाने के लिए भट्टे पर जाया करता है। कई दिनों की मुलाकात के बाद ये सिलसिला चलता रहता है।
तो इस सिलसिले को, प्यार को जो है, रेखा के जो पिताजी हैं, सुखदेव नाम है उनका, वो जान जाते हैं। अपनी बेटी को वो बहुत रोकते हैं और कहते हैं, बेटा ये बड़े लोग हैं, इनसे मोहब्बत करके या इनसे प्यार करके जता के कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बड़े लोग हैं, ये मार ही डालेंगे, इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो जो हम व्यवसाय कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, भट्टे पे काम कर रहे हैं, ये भी हमारा मालिक निकाल देगा। लेकिन लड़की नहीं मानती है। अगले दिन फिर सूरज तिवारी उससे मिलने को आता है। बातचीत चली रही थी, तो बातचीत चलते चलते वो जो है उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की भी कुछ नहीं कहती है, क्यों? उसके दिल में भी प्यार का बीज अंकुरित हो गया था। लेकिन उनके पिताजी सुखदेव फिर देख लेते हैं। अब की बार वो सख्ती से पेश आते हैं, फिर समझाते हैं, लड़की नहीं मानती है। कुछ समय के बाद जो है सूरज तिवारी भट्टे पर अरमान लेके आता है कि आज हम अपने दिल की बात बता के ही रहेंगे। और वो लड़की के साथ प्यार बाएं में बाएं डाल के, कमर में हाथ डाल के बैठ जाता है। इस चीज को फिर पिताजी देख लेते हैं। पिताजी अब पिताजी उनके पास आते हैं, चल के आते हैं और सूरज से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, आप चले जाइए। सूरज समझदार होता, वो बात को समझ गया था कि इन्हें को मिलना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। वो सूरज चला जाता है। अगले दिन उसी वक्त जब ये लड़की को घर लाते हैं, घर क्या, वो तो झोपड़ी बनाई है भट्टों पर, घर थोड़े भी, वो तो वहां पर इसको बहुत बुरी तरह से रोका जाता है, समझाया जाता है, डांट फटकार लगाई जाती है। लड़की टोटल मान जाती है और कहती है, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम नहीं मिलेंगे। अब सूरज फिर आता है। लड़की का बुहार रूखा देख करके जो है वो बहुत परेशान होता है कि आखिरकार कोई ऐसा क्या हो गया है, क्या हुआ है जो ये नजरें भी नहीं मिला रही है, अपने काम में बिजी है, केवल पूछता है ऐसा क्या है। तो लड़की बता देती है कि आप बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारा और आपका कोई मेल नहीं है। आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, मेरे पिताजी का कहना है अगर उन्हें भनक तक लग गई तो चमड़ी उधेड़ देंगे। वो बात सुन करके मुस्का जाता है और कहता, हाँ बात भी ठीक है। अगले दिन फिर वो चला जाता है। अगले दिन फिर जो है, जो रेखा है उस पट्टे पर नहीं मिलती है, रेखा गायब हो जाती है। अब ये बहुत परेशान होता है सूरज, इधर उधर उसको निगाहें ढूंढती हैं, नहीं मिलती है। शाम हो जाती है, फिर चला आता है, दूसरा दिन फिर होता है। इस तरह से 3 दिन गुजर जाते हैं। चौथे दिन वो फिर आता, उदास मन से आता है, सोचता है कहीं इसके पिताजी ने इसे तो कहीं भेज तो नहीं दिया, कुछ हो तो नहीं गया उसके साथ। तीसरे दिन वो चौथे दिन फिर आता है, देखता है रेखा काम कर रही है। रेखा काम कर रही है तो वहां रेखा के पास जाता है और रेखा से पूछता है, ऐसा क्या कुछ हुआ था, आप 3 दिन कहाँ थी? लड़की जो है अपने बताती है कि मैं कहीं गई नहीं थी, आपका जो ऊंच गांव का भट्टा है वहां पर आपके पिताजी ने जो है हमको भेज दिया था, वहां कुछ लेबर कम पड़ रही थी इसलिए हम वहां चले गए थे, फिर लेबर आ गई इसलिए हम वापस आ गए। उसको दिल में तसल्ली बन जाती है, लेकिन जो प्यार के अंकुर फूट चुका था वो अंदर ही अंदर अब पौधा बन चुका है। दिल से रेखा भी चाहने लगी थी। अब जब उनके पिताजी ने जब ये उनको बता दिया था कि तुम्हारे पिताजी मार डालेंगे,
तो अब वो ये बात उसने बड़े गंभीरता से लिया था। अगले दिन वो फिर आता है और इनके पिताजी से, जहां लड़की काम करती है वहां उसकी वो तारीफ करने लगता है और कहता है कि ये सुखदेव जी, आपकी बेटी बहुत मेहनती है, बहुत काम करती है। हमारे यहाँ की तो लड़कियां जो हैं ना झाड़ू कर पाती हैं, ना पोछा कर पाती हैं, और ये ईंट भट्टे का काम तो बहुत बड़ी बात है। तो लड़की जो है यानी रेखा है, उसको थैंक यू बोलती है। थैंक यू जब बोलती है तो उनके पिता और माता का सीना चौड़ा हो जाता है। क्यों? उसकी लड़की जो है इंग्लिश में बात कर रही है और वो भी एक मालिक के बेटे के साथ। तो अपने को वो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चलो। फिर वो सुखदेव उनको बताते हैं कि मेरी बेटी नानी के यहाँ रह करके पढ़ रही थी। मैं इसी वर्ष अभी इनकी नानी का देहांत हो जाता है। अब वहाँ इनकी परवरिश करने वाला, पढ़ाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मजबूरी में मैं यहाँ पर इसको लाया। मैं अगर इसको घर पे छोड़ देता अकेली तब भी परेशानी थी, इसलिए हम भी नहीं चाहते कि मेरी बेटी भट्टे पे काम करे। ये गोरा बदन इसका है तो मैं भी चाहता हूँ कि इसका शरीर ऐसा ही बना रहे, काला बाला ना पड़े। लेकिन क्या करा जाए, मजबूरी है, तो मजबूरी में वो हमको ये सब करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब जो है वो सूरज बहुत गंभीरता से उसकी बात पर, उसके पिताजी की बात पर, उस लड़की की बात पर विचार करता है कि तुम बहुत बड़े लोग हो और पिताजी तुम्हारे जान गए तो मेरी हड्डी पछली ये कर देंगे, खाल उतार लेंगे। इस बात को लेकर के वो है शाम को अपने पिताजी से, जब खाने का टाइम होता है, खाने की मेज पे बैठे हैं, तो वो बात करता है और कहता है, पिताजी अब मैं शादी करना चाहता हूं। पिता कहता है, शादी करने के लिए होती है, मैंने कब मना किया है? पिताजी के मन में, पिताजी तो बहुत खुश होते कि मैं तो बार बार कहता था कि आप शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। क्या? तो लड़का कहता है, पिताजी मैं गंभीरता से कह रहा हूं। तो बोले, मैं भी गंभीरता से ही कह रहा हूं। तुम क्या, अब मुझे बताओ, क्या तुमने कोई लड़की देख ली है? कोई लड़की पसंद कर ली है क्या? वो कहता, हाँ पिताजी, हमने लड़की पसंद कर ली है। पिताजी कहते, बहुत अच्छी बात है। अब सूरज कहता, पिताजी लड़की बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक चीज की उसमें जो कमी है, वो लड़की गरीब है। उनके पिताजी कहते हैं, गरीबी अमीरी बनी रहती है, मुझे गरीब होने से कोई मतलब नहीं है, लड़की संस्कारवान होनी चाहिए, बस हम ये चाहते लड़की संस्कारवान हो। तो वो फिर पूछते हैं, वो लड़की कहाँ है, किधर है, कहाँ की है वो लड़की? तो वो कहता है कि वो अपने भट्टे पर ही है। पिता के पैरों की जमीन सरक जाती है कि ये मेरा इकलौता बेटा, वो कह क्या रहा है उसको। और वो कहते, क्या वो सुखदेव की बेटी रेखा तो नहीं? हाँ। वो लड़का कहता, हाँ। अब पिताजी जो है उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा नहीं मानता है। नहीं मानता है तो अपने वो माता को बुलाते हैं। लड़के की माँ भी आ जाती है बातें सुन के। तब वो माता भी नाराज होती। माता कहती है, अरे तुझे कहाँ पसंद आई है, कहाँ मेरी बिरादरी, कहाँ मेरा स्टेटस, और कहाँ हम रह रहे हैं, तूने जो क्या कर डाला। अगर तुझे शादी ही अपने मन की करनी थी, पसंद ही करनी थी, तो जहाँ तू पढ़ रहा होता है वहाँ किसी भी लड़की को पसंद कर लेता, मैं शादी कर देती। लेकिन वो लड़का इकलौता था, प्यारा था, इसलिए उनके पिताजी कहते तो मैं इस बात पर विचार करेंगे। दोस्तों, रात को ही उनके पिताजी जो है, चूक पिताजी जो वार्ता हुई माता में, लड़के में, सब में, लेकिन पिताजी गुस्सा नहीं थे, कूल थे। तो अब मुनीम जी को वो फोन लगाते हैं भट्टे पर और कहते हैं, सुखदेव के परिवार को लेकर के आप अभी हाजिर होइए। अब मुनीम जो है सुखदेव के पास वहां जाता है और कहता है, आपको सेठ जी ने बुलाया है। सेठ जी का नाम सुनते ही वो तीनों लोग थर थर कांपने लगते हैं और
कहते हैं कि मैंने वो जो सोचा था, मैं बार बार कहता था, वही होने वाला है। अब वो मुनीम के भी पैर पड़ जाते हैं। मुनीम को तो कोई किस्सा मालूम ही नहीं था, तो मुनीम जो है कहता है, मुनीम को वो बताते हैं, पूरी कहानी सुनाते हैं, तो मुनीम कहता परेशान मत हो, ऐसे सेठ जी इतने खराब नहीं है जो जाते ही आपको फांसी की सजा बोल दें, मार डालें, चलो चलिए आप मेरे साथ चलिए। तो उनको साथ लेकर के तीनों लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। रात के 12 बज रहा होता है, सारे परिवार के लोग बैठे होते हैं घर के। अब वो सेठ जी जो हैं वो कहते हैं, अब ये बताइए, जैसे वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो तीनों लोग सेठ जी के पैरों पे गिर पड़ते हैं। पैर पे गिर पड़ते, वो उठाते हैं, पहले वे कहते हैं पहले बात सुनिए, उसके बाद पैर पैर पर पड़िए, मुझे ये बताइए ये सजा किसको मिलनी चाहिए। तो लड़की बोली, सजा मुझे मिलनी चाहिए, जो भी गलती है, जो भी गलती हुई है मुझसे हुई है। अब जब लड़की अपना जुर्म कबूल करती है, कहती है मुझ पे गलती हुई है, तो सूरज कहां पीछे रहने वाला था। सूरज कहता पिताजी नहीं, इस लड़की का कोई दोष नहीं है, सारी गलती मेरी है। ना मैं भट्टी पे जाता, ना मैं इसे देखता, ना मैं इसे पसंद करता, पहल मेरे द्वारा की गई है। अब इसी में खींचातानी होने लगती है। वो कहता गलती मेरी है, वो कहता गलती मेरी है, पिता कहता गलती मेरी है, काश मैं इस लड़की को ना लाए होते। इस बीच में जो है उनकी हंसी निकल जाती है। सेठ हंसने लगते हैं। उनकी माता को बुलाया जाता है, माता भी खड़ी हुई हैं। तो सेठ जी जो है बात रखते हैं कि गलती किसी की नहीं है, गलती समय की है, और समय इस बेटी का आ गया है, और हम इस तुम्हारी बेटी का हाथ मांगते हैं। लोग, उन लोगों की खुशी से जो है आंखों से आंसू आ जाते हैं। उनकी माता भी जब लड़की को देखती है तो लड़की इतनी खूबसूरत है, मना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाती है उसकी माँ, और कहती है, बाप कहता है कि अब बताओ लड़की को देख के लड़की कैसी रही। तो वो कहती है सुंदरता में तो कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने कहा गरीबी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, सुंदरता और संस्कार तुम बर्दाश्त कर लो। दोस्तों, उनकी जो है शादी का प्रस्ताव पास हो जाता है। जब शादी का प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो गरीबी और अमीरी के बीच में झेप थी, इस परिवार को भट्टे पर जो काम करते उसमें एक झेप थी कि कहां वो हंसीमय वातावरण बन जाता है। इसी बीच सुखदेव कहते हैं, सेठ जी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, जो है मेरे पास सिर्फ लड़की ही है। अंत पे जो है तारीख निश्चित हो जाती है और बड़े ही धूमधाम के साथ उस लड़की की शादी उस बेटी के साथ कर दी जाती है। चूंकि लड़की संस्कारवान थी, सुंदर थी, गरीबी अमीरी का फासला था, तो मैं पहले ही कह चुका हूं, जो इश्क है न जात देखता है, न उम्र देखता है, न गरीबी देखता है, न अमीरी देखता है। उनकी शादी हो जाती। दोस्तों, सेठ जी ने क्या अच्छा किया या बुरा किया, या लड़की ने अच्छा किया या बुरा किया, आप लोगों ने कहानी सुनी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आज वो अपना सुखमय जीवन जी रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।